हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य समाधान में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लेकर के आए हैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे हम लोग प्रीवियस ईयर का। तो ये है टीजीटी 2001 का प्रीवियस ईयर पेपर। इसी को आज हम देखने वाले हैं। तो इसमें कुल 85 प्रश्न हैं। तो अब तो 125 प्रश्न आते हैं, पहले कम आते थे। तो इसमें कुल 85 प्रश्न ही है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आसान तरीके से इसको आज हम हल करेंगे ताकि आपकी तैयारी और भी मजबूत हो सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले क्लास को एक बार लाइक कर दें और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पहला प्रश्न है कि सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है संध्या भाषा। ठीक, ऑप्शन 4 संध्या भाषा। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। अगला बताना है इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो आशीर्वाद लिखा हुआ है, बताना है कौन सा शब्द शुद्ध है। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, आशीर्वाद ये शुद्ध शब्द है। आगे आते हैं तीसरे नंबर के प्रश्न पर कि इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सोहनलाल द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त। तो सोहनलाल द्विवेदी ये द्विवेदी युग के कवि नहीं है। ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा में आते हैं, बाकी सभी द्विवेदी युग के कवि हो जाएंगे। यहाँ पर दिया है सोहनलाल द्विवेदी जी की कुछ रचनाएं दी गई हैं। भैरवी, युगारंभ, पूजा गीत, वासवदत्ता, कुणाल, विस्फान, सेवाग्राम, प्रभाती, वासंती, युगाधार, चित्रा आदि। ये सोहनलाल द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं हैं। आगे चौथे नंबर का प्रश्न है कि त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। आगे निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे? इन चारों में से ऐसे कौन थे जो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे? तो वो थे सदल मिश्र। दो थे उसमें, लल्लू लाल थे और सदल मिश्र थे। तो इसमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 सदल मिश्र। 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी और इसके प्रोफेसर जॉन गिलक्राइस्ट थे। आगे छठे नंबर का प्रश्न है कि धनिया और झुनिया ये प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो धनिया और झुनिया ये हैं गोदान उपन्यास के पात्र। गोदान उपन्यास का प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ था। आगे 7वें नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित संत कवियों में से कौन संत कवि पढ़ा लिखा था? ऐसा कौन सा संत कवि था जो पढ़ा लिखा था? तो सुंदरदास। सुंदरदास ऐसे संत थे जो पढ़े लिखे थे। इनका जन्म होता है 1596 ईस्वी में। गुरु इनके थे दादू दयाल। आगे आते हैं 8वें नंबर पर। पूछा है कि भक्तमाल के रचनाकार कौन है? तो भक्तमाल नाभादास की रचना है। किसने लिखी? नाभादास ने। ये राम भक्त कवि थे और इन्होंने भक्तमाल की रचना की थी। भक्तमाल का समय 1596 ईस्वी में बताया जाता है। अगला बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम बताइए। कौन सा निबंध बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचा गया है? तो भारत मित्र, प्रज्ञा मित्र, शिव सागर की चिट्ठियां या शिव शंभू के चिट्ठे? तो शिव शंभू के चिट्ठे ये बाल मुकुंद गुप्त का निबंध संग्रह है। आगे आते हैं 10वें नंबर पर। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम क्या है? पद्मावत में जो अनुच्छेद हैं उनका नाम क्या है? तो पद्मावत के अनुच्छेदों को खंड कहा गया है। क्या कहा गया? खंड कहा गया। ऑप्शन 3। इसकी कथा कैसी है? इसकी कथा का जो पूर्वार्ध है वो
काल्पनिक है और उत्तरार्ध क्या है, ऐतिहासिक है। प्रश्न बनता है कि पद्मावत का पूर्वार्ध कैसा है, तो पूर्वार्ध काल्पनिक है और उत्तरार्ध इसका ऐतिहासिक है। इसकी 52 सर्ग हैं, जिसको क्या कहा गया है, खंड कहा गया है। आगे आते हैं 11 नंबर पर। 11 नंबर का प्रश्न है कि अब तक निम्नलिखित में से किस साहित्यकार की जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई है। कौन सा साहित्यकार की जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई है, तो रामधारी सिंह दिनकर हैं, जिनकी जन्म शताब्दी अब तक नहीं मनाई गई है। निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है, ऐसी कौन सी रचना है जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है, तो कानन कुसुम इनकी है, ध्रुव स्वामिनी भी इनका है, और तितली उपन्यास इनका है, लेकिन चारु चंद्रलेख ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। ऑप्शन सी। अगला है कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचनाकार कौन है। कृष्ण गीतावली काव्य कृति किसकी है, तो ये है सूरदास की। सॉरी, सूरदास की नहीं, तुलसीदास की। किसकी है, सूरदास की, तुलसीदास की है। कृष्ण गीतावली के लेखक तुलसीदास जी हैं। इनकी और अन्य रचनाएं हैं रामलला नहछू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवै रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, कवितावली, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका और रामचरितमानस। अगला प्रश्न है कि नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से एक गलत विशेषता है, उसे बताना है कि कौन सी विशेषता गलत है। भाषा परिवर्तनशील होती है, सही है। भाषा पैतृक संपत्ति होती है, नहीं। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है। भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, सही है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यही ऑप्शन इसमें गलत है कि भाषा पैतृक संपत्ति होती है, ये गलत है। आगे बताना है कि जुगुप्सा स्थायी भाव होता है किस रस का। जुगुप्सा स्थायी भाव किस रस का होता है, तो जुगुप्सा जो स्थायी भाव होता है वो बीभत्स रस का होता है। अगला, टकसाली भाषा किसे कहते हैं। टकसाली भाषा कही जाती है परिनिष्ठित भाषा को। परिनिष्ठित भाषा को क्या कहते हैं, टकसाली भाषा कहते हैं। अब आते हैं 17 नंबर पर। 17 नंबर का प्रश्न पूछा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित सन 1947 ईस्वी में देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। अवहट्ठ भाषा से क्या तात्पर्य है। अवहट्ठ भाषा, अवहट्ठ भाषा किसे कहते हैं, अवहट्ठ भाषा कहते हैं ग्रामीण अपभ्रंश को। ग्रामीण अपभ्रंश अवहट्ठ भाषा। आगे है कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था किस भाषा में। तो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास जो है वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। गार्सा द तासी के द्वारा लिखा गया था फ्रेंच भाषा में। क्या था उनके ग्रंथ का नाम, इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। ये फ्रेंच भाषा में गार्सा द तासी ने लिखा था। अगला प्रश्न है कि हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड की प्रकाशन भूमि क्या थी। उदंत मार्तंड कहाँ से प्रकाशित होता था, तो उदंत मार्तंड जो है वो हिंदी का पहला पत्र कलकत्ता से प्रकाशित होता था। ठीक, और प्रकाशन वर्ष इसका क्या है 1826 ईस्वी। उदंत मार्तंड 1826 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ और यह साप्ताहिक पत्र था। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात 2 रचनाकार कौन है। तो राजा द्वय के नाम से 2 रचनाकार थे, उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ये दोनों राजा द्वय के नाम से जाने जाते थे। कौन कौन, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। आगे, अनामदास का पोथा
शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? अनाम दास का पोथा उपन्यास लिखा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इनके 4 उपन्यास हैं कुल। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा। ये 4 उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखे थे। अगला प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन भार ग्रहण किया गया था कब? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का भार संभाला था 1903 ईस्वी में। कब संभाला? 1903 ईस्वी में। इससे पहले श्याम सुंदर दास इसका प्रकाशन करते थे। 1903 में ये महावीर प्रसाद द्विवेदी संपादक बने और सन 1920 तक संपादन करते रहे थे। अगला प्रश्न है, नीला चांद। नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? तो नीला चांद उपन्यास लिखा था शिव प्रसाद सिंह ने। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? इनमें से कोई नहीं। इसके उपन्यासकार है शिव प्रसाद सिंह। सुरेंद्र वर्मा ने लिखा था मुझे चांद चाहिए, ठीक, और नीला चांद शिव प्रसाद सिंह ने। अगला प्रश्न है कि नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? तो नागार्जुन प्रगतिवादी कवि हैं। किस काव्यधारा में हैं? तो नागार्जुन प्रगतिवाद में आते हैं। ये प्रगतिवादी कवि हैं। आगे देखते हैं 26 नंबर का प्रश्न, सिंहद्वार। सिंहद्वार शब्द में कौन सा समास है? तो सिंहद्वार में हो जाएगा तत्पुरुष समास। अपनी केवल धार, ये काव्य संग्रह किसका है? अपनी केवल धार, अरुण कमल। काव्य संग्रह अरुण कमल, अपनी केवल धार। राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का क्या नाम है? राहुल सांकृत्यायन ने आत्मकथा लिखी थी मेरी जीवन यात्रा। ये राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन की है। आगे आते हैं 29 नंबर पे, प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी? तो प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी 1936 ईस्वी में। गोदान लिखा था इन्होंने, उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे 30 नंबर, अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना करके हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम क्या है? तो अपने जीवन काल में केवल 3 कहानियां ही लिखी थी और अपनी पहचान बना ली। कौन थे? गुलेरी जी। इन्होंने लिखा था सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। ये 3 कहानियां गुलेरी जी ने लिखी थी। उसने कहा था इनकी कहानी 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और इसी को वो कहा जाता है माइलस्टोन। इनकी उसने कहा था कहानी को माइलस्टोन के नाम से नाम दिया जाता है और ये कहानी इनकी प्रथम महायुद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। अगला है, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस धारा को क्या कहा जाता है? तो मार्क्सवादी चेतना किस काव्यधारा में देखने को मिलती है? प्रगतिवाद में। प्रगतिवाद में जाकर के हमें मार्क्सवाद दिखाई देता है। 32 नंबर का प्रश्न, दिनकर की कौन सी काव्य कृति भीष्म पितामह और धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है? तो कुरुक्षेत्र। इनका जो कुरुक्षेत्र है वो भीष्म पितामह और धर्मराज के संवाद के रूप में रचा गया है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है? तो रामविलास शर्मा, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी। बताना है कौन सा ललित निबंधकार नहीं है। तो रामविलास शर्मा ये मार्क्सवादी हैं, ये ललित निबंधकार नहीं है। बाकी तीनों ललित निबंधकार हो जाएंगे, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये तीनों आएंगे। आगे आते हैं 34 नंबर, हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम क्या है? हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम है प्रेमचंद। सबसे पहले हंस पत्रिका का संस्थापक
स्थापना किसने की थी? प्रेमचंद ने की थी। उसके बाद आए थे राजेंद्र यादव ने संभाल लिया था, अमृत राय ने, लेकिन सबसे पहले संस्थापक प्रेमचंद हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं? अपनी केवल धार, खूंटियों पर टंगे लोग, साये में धूप, युग धारा। तो दुष्यंत कुमार की रचना है साये में धूप, ये दुष्यंत कुमार की है। खूंटियों पर टंगे लोग, ये सक्सेना की है। युग धारा तो नागार्जुन की है। ठीक, अपनी केवल धार, ये अरुण कमल की है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही? 3, साये में धूप। निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं वीरेंद्र मिश्र। ऑप्शन 1, वीरेंद्र मिश्र। आगे आते हैं, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? तो राही मासूम रजा, ये आंचलिक उपन्यासकार है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? प्रेमचंद की कौन सी रचना थी जो अंग्रेजों ने जब्त कर ली थी? तो सोजे वतन, ये इनकी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी। निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? कौन सा रासो काव्य है जो वीर रस न होकर के श्रृंगार रस है? तो वो है बीसल देव रासो। इसका मुख्य रस श्रृंगार रस है। लेखक नरपति नाल, इन्होंने लिखा था बीसल देव रासो। अगला प्रश्न है कि भूषण रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? तो भूषण जो है वो रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मोहन राकेश द्वारा लिखित एक नाटक कौन सा है? मोहन राकेश का नाटक है लहरों के राजहंस, जिसका प्रकाशन 1963 में होता है। जन्मेजय का नागयज्ञ प्रसाद का, मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण लाल का, और सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र का। मोहन राकेश का नाटक क्या हो जाएगा? लहरों के राजहंस। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया था? तो सबसे कम महत्व इन्होंने प्रदान किया था कबीर को। शुक्ल जी ने कबीर को सबसे कम महत्व प्रदान किया था। आगे, हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? तो सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति एक निबंधकार के रूप में है। इसके बाद आते हैं 44, निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? बताना है कि किसके लेखक प्रेमचंद नहीं है। बड़े घर की बेटी, मिस पद्मा, ठाकुर का कुआं, छोटा जादूगर। तो छोटा जादूगर प्रेमचंद का नहीं है, ये है जयशंकर प्रसाद की कहानी। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं? रामविलास शर्मा का ग्रंथ कौन सा है? तो भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, ये रामविलास शर्मा का है। संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर का, कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह का, और राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रामविलास शर्मा का भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद। आगे बताना है कि अनंत शब्द की सही संधि क्या होगी? अनंत, अनंत की सही संधि हो जाएगी अन धन अंत, अनंत। यहाँ पर हमें मिलान करना है, सही सूची 1 का सूची 2 से मिलान करेंगे। मंगलसूत्र, मंगलसूत्र किसकी रचना? प्रेमचंद की। इरावती जयशंकर प्रसाद की। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर, और तमस भीष्म साहिनी का। तो ये हो जाएगा 4, 3, 1, 2।
4 3 1 2। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करना है। बताना है कि कौन सी वर्तनी अशुद्ध लिखी गई है। शरतचंद्र, ज्ञानी, श्मश्रु, कवयित्री। ऑप्शन बी ये अशुद्ध लिखा हुआ है, शुद्ध होगा यानी, ऐसे। आगे, मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पड़ने वाले छंद का क्या नाम है। तो दोहा के जो ठीक उल्टा कौन सा छंद होता है, सोरठा होता है। ठीक, दोहा का उल्टा सोरठा छंद। निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न पड़ने वाले कवि का नाम क्या है। 4 कवि दिए गए हैं, बताना है कि कौन से कवि अष्टछाप के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो कुंभनदास, सुंदरदास, नंददास, परमानंददास। तो कुंभनदास आते हैं, नंददास भी आते हैं और परमानंददास भी आते हैं, लेकिन सुंदरदास नहीं आते हैं। सुंदरदास तो संत कवि में आ जाएंगे, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य बताना है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो वो हो जाएगा प्रिय प्रवास। खड़ी बोली में लिखा गया हिंदी का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास है। अगला, हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है। तो हारे को हरिनाम ये काव्य लिखा दिनकर जी ने। आगे, किस काव्य कृति पर अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था, तो कितनी नाव में कितनी बार, इसी पर इनको ज्ञानपीठ मिला था। और आंगन के द्वार पर क्या मिला था, आंगन के पार द्वार पर मिला था साहित्य अकादमी। आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम के आधार पर किया गया। तो द्विवेदी युग का जो नामकरण हुआ वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम के आधार पर किया गया था। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, राग दरबारी के रचनाकार का नाम क्या है। राग दरबारी उपन्यास लिखा था श्रीलाल शुक्ल ने। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल। प्रकाशन वर्ष है इसका 1968 ईस्वी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है। हवा का पर्यायवाची नहीं बताना है, नहीं है। अनिल, अनल, मारुत, पवन। तो अनिल तो है, मारुत भी है और पवन भी है, लेकिन अनल हवा का पर्यायवाची नहीं है। अनल किसका पर्यायवाची है, अग्नि का। अगला है, मूक का विलोम क्या होगा। मूक, मूक का विलोम हो जाएगा वाचाल। बाणभट्ट की आत्मकथा क्या है, कहानी है, उपन्यास है, आत्मकथा है या फिर कुछ भी नहीं है। तो बाणभट्ट की आत्मकथा जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। प्रकाशन वर्ष है इसका 1946 ईस्वी। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। आगे, निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में रचना की। सिर्फ अवधी भाषा में रचना की। कबीर की तो मिली जुली भाषा थी, तुलसी ने ब्रज और अवधी दोनों में रचना की थी, सूरदास ने केवल ब्रज में रचना की। बचे जायसी, तो जायसी ने सिर्फ अवधी भाषा में रचना की थी। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा इसका। प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों को रचना वर्ष के सिलसिलेवार क्रम में सजाइए। इनका क्रम बताना है। गबन, गोदान और सेवा सदन। ठीक, तो गबन, गबन आता है 31 में 1931, गोदान 1936, सेवा सदन 1918। तो क्या हो जाएगा, ग, क और ख। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। प्रस्तुत पद के रचयिता का नाम क्या है।
तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये पंक्ति है मीराबाई की। आगे देखते हैं आल्हखंड। आल्हखंड का दूसरा नाम क्या है? तो आल्हखंड का दूसरा नाम है परमाल रासो, जिसके रचयिता हैं जगनिक। इन्होंने लिखा था परमाल रासो। अगला प्रश्न है 63। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती है? नहीं पर जरूर ध्यान देना है। पूछा है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती है। ब्रजभाषा है, बुंदेली है, कन्नौजी है, लेकिन अवधि क्या है? ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के पहले कवि कौन है? अधिकांश साहित्य इतिहासकार हिंदी के प्रथम कवि मानते हैं सरहपा को। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का क्या नाम है? तो खड़ी बोली हिंदी में सबसे पहले रचना करने वाले हैं अमीर खुसरो, ऑप्शन बी। भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए। इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान थे। हाँ, ये तो सही है। इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक वर्णन किया है, चित्र प्रस्तुत किया है। इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में रचनाएं की थी। इस काव्यधारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे थे। तो हमें बताना है कि कौन सी विशेषता गलत है। तो इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचनाएं की, यही ऑप्शन हमारा गलत है। उन्होंने केवल अवधी भाषा में रचना की थी, ना कि ब्रज भाषा में। आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का नाम क्या है? किसने सिद्ध सामंत काल कहा था आदिकाल को? तो राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल कहा था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजोपन काल कहा था, ठीक। और रामकुमार वर्मा ने तो चारण काल कहा था। अगला है जगदीश। जगदीश शब्द की सही संधि बतानी है। विच्छेद दिया हुआ है, संधि बतानी है। जगदीश शब्द की सही संधि विच्छेद क्या होगा? सही संधि विच्छेद बताएंगे। जगत प्लस ईश, जगत धन ईश, जगद धन ईश, जगद धन ईश। तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा जगत प्लस ईश जगदीश, ऑप्शन बी। एक भारतीय आत्मा, ये किस कवि का उपनाम था? तो एक भारतीय आत्मा के नाम से माखनलाल चतुर्वेदी को पुकारा जाता था, ठीक। माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम था एक भारतीय आत्मा। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं देख लेते हैं। हिम तरंगिणी, हिम किरीटिनी, युग चारण, समर्पण और माता। हिम किरीटिनी संग्रह पर इनको हिंदी साहित्य सम्मेलन से 1954 ईस्वी में साहित्य अकादमी भी मिला था। संशय की एक रात काव्य के लेखक कौन है? तो संशय की एक रात नरेश मेहता की रचना है। आगे 71। तार सप्तक का संबंध किस काव्यधारा से है? तार सप्तक का संबंध प्रयोगवाद से है। जो पहले कभी न हुआ हो, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द है। जो पहले कभी न हुआ हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अभूतपूर्व। हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है? तो बाल्टी ये क्या है? विदेशज है और ये पुर्तगाली शब्द है। निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है? भरत मुनि के रस सूत्र के 4 व्याख्याकार थे, उनमें से एक
नहीं बताना है कौन से नहीं है। भट्टलोलट, क्षेमेंद्र, शंकुक, अभिनवगुप्त। तो क्षेमेंद्र नहीं है, बल्कि कौन थे? भट्टनायक थे। भट्टलोलट, भट्टनायक, शंकुक, अभिनवगुप्त। क्षेमेंद्र नहीं थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कालिदास की रचना रघुवंशम। रघुवंशम क्या है? तो रघुवंशम एक महाकाव्य है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि बनारसी दास जैन ने लिखी थी, क्या लिखी थी? हिंदी की पहली जीवनी, हिंदी की पहली आत्मकथा, हिंदी की पहली कहानी या हिंदी की पहली काव्य नाटिका? तो बनारसी दास जैन ने लिखी थी हिंदी की पहली आत्मकथा। नाम क्या था? अर्धकथानक। इनकी आत्मकथा का नाम था अर्धकथानक। 1641 में लिखी गई थी। ये हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है। अगला है कि जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, उस पंक्ति में कौन सा अलंकार होता है? तो उसमें हो जाता है श्लेष अलंकार। एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, वहां हो जाएगा श्लेष अलंकार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? तो कठिन काव्य का प्रेत शुक्ल जी ने केशवदास को कहा था। आगे आते हैं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, काव्य परिभाषा के प्रस्तोता कौन है? ये परिभाषा किसने दी? तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहने वाले हैं आचार्य विश्वनाथ। आगे, रसों के संचारी भावों की कुल संख्या कितनी होती है? तो रसों के संचारी भाव कुल 33 होते हैं। संचारी भाव की संख्या 33 होती है। कौन कौन से होते हैं एक बार देख लेते हैं। निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, व्रीड़ा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद और शुक्य और शुक्नि औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, विबोध, अमर्ष, अवहिथा, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास, वितर्क, स्वप्न। तो ये 33 संचारी भाव हैं। अगला है कि संस्कृत के किस कवि ने एको रस करुण एव कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया? करुण रस को रसराज घोषित करने वाले कौन है? भवभूति। भवभूति ने ही एको रस करुण एव कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया। परमाल रासो काव्य कृति के कवि का क्या नाम है? तो परमाल रासो का कृति लिखी थी जगनिक ने। आगे, पितृ पितृ शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप क्या होगा? प्रथमा बहुवचन हो जाएगा ऑप्शन सी पितरः। पिता, पितरो, पितरः। प्रथमा बहुवचन हो जाएगा पितरः। नीलोत्पल, नीलोत्पल शब्द में समास बताना है। नीलोत्पल शब्द में समास कर्मधारय, विशेष विशेषण है इसमें, इसलिए कर्मधारय समास। अगला और अंतिम प्रश्न कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को बताइए, कौन सा स्त्रीलिंग है? धुआं, संध्या, भत्ता, धावा। तो स्त्रीलिंग हो जाएगा संध्या। संध्या क्या है? स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर हमारा ये पेपर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आज का ये पेपर, ये सेशन आपको पसंद आया होगा, आपकी तैयारी में ये लाभदायक होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम फिर टीजीटी के और दूसरे साल का एक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।